हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमके स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो 2025 में आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है लगभग 20,000 के आसपास। अगर आप यहाँ पे अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको रोज ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न भी शामिल रहेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और अगर आप जीरो लेवल पे हैं, अगर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो भी आप जीरो से हीरो तक का सफ़र हमारे साथ तय कर सकते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप केवल इतना ही पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को आप बारीकी से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। कह रहे कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपके तारापुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र वाला, इसे अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत के कुछ प्रमुख परमाणु संयंत्र का भी नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसे याद कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि रावत भाटा कहाँ पे है तो आपको टिक करना है राजस्थान में। कल्पकम कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। और आपका कागरा पार आपका गुजरात में है। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई है, बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में आपको बताना है कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो बस्तर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं कि बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। बैलाडीला श्रेणी में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क ये खान है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। कई बार आपके बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है, सरहुल पर्व। तो सभी को इसका जवाब देना है। तो ये मुंडा मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडा कहाँ के है तो झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। ये भी कई बार पूछा है कि मुंडा कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है तो झारखंड की। सरहुल पर्व प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें कह रहे हैं कि अमन यह फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है। तो धान से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। कह रहे कि अमन यह फसल धान से संबंधित है। औस, अमन तथा बोरो ये सभी फसलें चावल की फसलें हैं। आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे कह रहे किसके द्वारा तो सदस्यों के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पे कह रहे कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG कुछ ऐसे लोगों का एक अधिकृत संघ होता है जो आपके रहन सहन की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, आपको बताना है। तो यहां पे फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरव। कहां पे है लाघव में। आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने टिक किया है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। यहां पर देखिए जो आपका अनादर है, अनादर का विलोम होता है आदर। ठीक है, अनादर का आदर। अनूठा का होता है सामान्य।
और गौरव का होता है लाघव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड आपको जो है ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम तक जो है बिहार पुलिस के लिए ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही जो है इजी प्रश्न है। कह रहे हैं कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो है कितने प्रतिशत जो है पानी से ढका हुआ है। इसका जवाब तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। लगभग कितना? 75%। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भूभाग जल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा भी है कि उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों से ढका है, तो 61%। वहीं अगर आपसे पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का तो आपको बोलना है 81%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है। बहुत VBI बोल सकते हैं एक प्रकार से, या आप यूं समझिए कि जो भी यहाँ पे प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपके PYQ हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे कि एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है। सभी को जो इसका जवाब देना है। तो मनु भंडारी ऑप्शन नंबर सी जो है जिन लोगों ने टिक किया आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। एक कहानी यह भी है मनु भंडारी की जो है रचना है। मनु भंडारी की अन्य रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये सभी जो है रचना किसकी है, तो मनु भंडारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपका मैथ का है, यानी कि गणित का है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको बनाना है। कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, तो आपको जो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2, जहां पे D1 को बोलते हैं विकर्ण। तो इसमें आपको पता है कि समचतुर्भुज में टोटल 2 विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण का गुणा करके 2 से भागा देंगे तो वो निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल। लेकिन पहले आप ये सोचिए कि दोनों विकर्ण का मान हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला विकर्ण 24 यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया है? 24 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका देखिए एक साइड भी दिया है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यही नहीं मालूम है कि दूसरा विकर्ण कितना है, तो पहले हम इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का जो हम लोग फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, ये आपका जो है डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि अगर एक 20 है, ये सभी कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, तो हमने 20 लिख लिया। कोई एक विकर्ण को 24 मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण जो आपके कितना है? 24 है, ये वाला। तो ये देखिए यहाँ पे बीच, यहाँ पे जो है बीच बिंदु से ये 2 भाग में बटा है बराबर बराबर। तो यहाँ पे 12 ये होगा और 12 ये होगा। अगर आप गौर से देखते हैं इस फिगर को, तो ये जो फिगर है आपका यहाँ से, ये एक आपका राइट एंगल यानी कि जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना रहा है। समकोण त्रिभुज का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा होती है ये वाली। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर होगा 2 छोटी भुजाओं के सम के, यानी कि जोड़ के। तो एक छोटी भुजा 12 आपका दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और एक आपको निकालना है तो हम x मान लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर आपको मालूम है 400 होता है, 12 का 144 होता है, और x स्क्वायर को ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। तो 400 में से अगर हम 144 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 200 जो है यहाँ पे 56 मिलेगा। और आपको मालूम है कि 256 जो है किसका स्क्वायर है? तो ये जो है आपका 16 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ से जो है x का मान कितना निकल गया? 16, क्योंकि यहाँ पे देखिए x के पावर में 2 है, पावर की तरफ भेजेंगे तो किसमें आता है? रूट में आता है। और जो आपका 256 है ये 16 का जो आपका रूट होता है। तो x का मान 16 आ गया। मतलब ये हुआ कि ये वाला भुजा भी 16 है और ये वाला भुजा भी 16 है, यानी कि दूसरा जो आपका विकर्ण हुआ 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, दूसरा विकर्ण कितना हुआ? 32 हुआ। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला पे आप जो है इसको बैठा लीजिए। तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 कितना था? 24, और D2 हमने निकाला कितना? 32। अगर आप इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे इसको 12 में, और अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 में, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देख सकते हैं, यह भी प्रश्न आपका जो है गणित का है। और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं
कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर बीमाओं की एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको पहले यह जानना जरूरी है कि बीमाएं क्यों देता है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं ऐसे लिखा है 2 बीमाएं 5 × 3 दिया है, तो 2 बीमा मतलब ये होता है कि एक आपका लंबाई होगा और एक आपका चौड़ाई होगा, मतलब कि एक आपका लेंथ होगा एक आपका ब्रेथ होगा। लेकिन यहाँ पे 3 बीमाएं दी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बीमाएं हैं। तो 3 बीमाएं हमें ये कहती हैं कि एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक आपका ऊंचाई होगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2 ही फिगर बनते हैं। एक आपका या तो वो घन रहा होगा नहीं तो आपका वो घनाभ रहा होगा। ठीक है, या तो वो घन होगा नहीं तो आपका घनाभ होगा। तो घन कैसे पहचानेंगे, जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो सकती है। और घनाभ में वही अलग होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर तो बराबर है। अगर ये 5 की जगह पर अगर यहाँ पे भी 10 दिया होता तो हम आराम से बोल सकते थे ये फिगर कैसा होता है, घन का। लेकिन ये क्या है, 5 दिया है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिगर है वो क्या है, वो घनाभ है। तो हमें यहाँ पे घनाभ का निकालना है कि सबसे लंबी छड़। तो आप खुद सोचिए, देखिए घनाभ का फिगर ऐसे होता है। मैं यहाँ पे एक जो है डब्बा बना देता हूँ, ये घनाभ है। तो सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं, जिसका विकर्ण होगा इस कोना से लेकर इस कोना तक, यही सबसे इसकी लंबी दूरी होगी। मतलब हमें घनाभ का जो है विकर्ण पता करना है। और घनाभ के विकर्ण का देखिए सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी कि ब्रेथ के स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंबाई मान लेते हैं कि 10 है, आपका जो है चौड़ाई कितना है तो वो भी 10 है और हाइट कितना है वो भी आपका 5 है। तो सबका जो है आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कर लीजिए 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस का, फिर आपका जो है 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो अंडर रूट का जो है 225 मिलता है और ये आपका जो है 15 का मान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं देखिए ऐसा बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसको सॉल्व कर भी लिए होंगे। ठीक है, अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और जो भी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले का आपका ये प्रश्न नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहे हैं कि कौन भौतिक पूंजी का जो है एक उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी अगर आप इसका ऑप्शन देखते हैं फिर भी आप इसको टिक कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कैसे, तो यहाँ पर देखिए कह रहे पूंजी, पूंजी क्या होता है, तो जो हम पैसा कुछ खर्च करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ ना कुछ मंगाएंगे। जैसे कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। अच्छा, भवन, घर बनाएंगे, कोई रूम बनाएंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, भवन भी हो नहीं सकता। और कच्चा माल, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक ऐसी पूंजी है जिसमें हमें पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि शिक्षा और प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका भौतिक पूंजी नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है कुछ लिखा भी है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे कि भौतिक पूंजी एक प्रकार की जो संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की जो है अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया गया है, लेकिन शिक्षा व प्रशिक्षण को जो है भौतिकी पूंजी से जो है आपको अलग रखा गया है, यह उसका उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ऐसा कौन असमतापी जंतु है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। सभी लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा। तो शार्क का, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कह रहे कि असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता और बढ़ता रहता है उसे हम लोग असमतापी जंतु कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि असमतापी जंतु किसे कहते हैं, तो वैसा जंतु जिनके शरीर का तापमान जो है पर्यावरण के तापमान के साथ घटता है और बढ़ता है उसे हम लोग असमतापी जंतु कहते हैं। जैसे कि सरीसृप, उभयचर, मछलियां आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम लोग जो है शीतरक्तीय जीव भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, यह आपका जो है न्यूटन साहब के तीसरे नियम के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जो है सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं आपको बता देता हूं कि अलग अलग जो है वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में,
जो लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, कह रहे कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कह रहे कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली निकलते समय पीछे की ओर जो है जो आपका हाथ झटका खाता है वो आपका न्यूटन के तीसरा नियम पे कार्य करता है। कई बार पूछा है प्रश्न में, आपके एग्जाम में कई बार जो है आपको एक एग्जाम्पल दे देता है, वो पूछता है कि न्यूटन के जो है किस नियम पे कार्य करता है। ठीक है, जब सबसे फेमस देखिए क्या है, रॉकेट वाला। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रॉकेट का आगे बढ़ना किसके नियम पे कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा कार्य कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी आपके न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है। ठीक है, एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर हम किसी बॉल को किसी दीवार पे मारते हैं और दीवार पे पड़कने के बाद बॉल वापस आती है, वो भी आपके न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो रॉकेट का जो नियम है वो आपका समवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, जो रॉकेट है वो आपका समवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है, आपको ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में होती है? सबसे आसान प्रश्न है आज का। तो कृषि में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है एक को टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर जो है वो बढ़ने की उम्मीद होती है। अगर फ्रेंड आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने नीचे दिया हुआ है। और आपको जो है डेली ही हमारे चैनल पे बिहार पुलिस के अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट डेली चलाए जा रहे हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का जो है प्रचुर स्रोत है। तो सोयाबीन का बीज, ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। सोयाबीन का बीज जो है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है, 22% वसा होता है और 21% कार्बोहाइड्रेट होता है और 12% नमी होती है और 3% में अन्य घटक पाए जाते हैं। ठीक है, ये खास कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत जो है VVI बोल सकते हैं इसको। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सभी आपको ये सब जो टॉपिक है आपको रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ जो है कर सकता है। सभी को इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर एक को टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है, संसद। चलिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपोर्टेंट हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं और ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा, देखिए किसके द्वारा, संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का जो है वर्णन किया गया है। मोस्ट VVI पूछेगा आपसे प्रश्न कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 61 में है, आपको ये याद रखना है। कह रहा है कि इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। ये भी प्रश्न पूछता है, 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित जो है प्रस्ताव द्वारा लाया जा सकता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसको हम तो बोलेंगे आप इसको रट जाइए, नहीं तो अगर आप समझ सकते हैं तो इसको समझ जाइए। अगर आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव होता है वो सबसे पहले केवल राज्यसभा में जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के जो महाभियोग होता है वो आपको कोई भी सदन से चलाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहां से देखिएगा, कह रहे कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है तो वोटर लिस्ट कहा जाता है, यानी कि मतदाता सूची ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि यह सूची जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है तैयार की जाती है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर जो है 329 में किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है?
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं, कह रहे कि राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में आपके जो है उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप जो है धनखड़ जी हैं, आपको ये याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, जिन लोगों ने इसको टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए हम लोग जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, कह रहे कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत जो है देने का अधिकार उसे प्राप्त है। देखिए निर्णायक मत क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 100 सदस्य जो है शामिल हैं और किसी एक मुद्दे पे आपको जो है यहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो 50 लोग ना के फेवर में आ गए, 50 लोग हाँ के फेवर में आ गए। तो अब डिसाइड कैसे होगा, तो वहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति अपना एक वोट देके अपना राय बता सकते हैं कि हम इस फील्ड वाले में हैं कि हम इस फील्ड में हैं। तो इसी को बोलते हैं निर्णायक मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका से पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो है ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि एक पांसे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक पांसे को अगर हम फेंकते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, तो या तो आपको 1 मिलेगा, नहीं तो आपको 2 मिलेगा, नहीं तो 3 मिलेगा, 4, 5, 6, मतलब हमें 6 आउटकम्स मिल सकते हैं, ठीक है, 6 चीजें मिलेगी। तो देखिए परीक्षा में होता है क्या है कि पहले हम लोग जो है बट्टे का साइन लगाते हैं, बट्टे के नीचे रखते हैं टोटल नंबर, तो टोटल हमें 6 नंबर मिलेगा, तो हमको 6 नीचे रख लिया। इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, तो देखिए एक अभाज्य संख्या आपका 2 है, एक आपका 3 है, एक आपका 5 है, टोटल जो है 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 को हम लोग ऊपर रख लेंगे, इसको हम लोग जो है काट लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 जो है आपका प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बहुत ही फेमस प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज, तो कथक से, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 2022 को हो गई थी। कथक से संबंधित अन्य कलाकार भी हैं, जैसे कि लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सीतारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि एक कंपनी जो एक से अधिक जो है देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, का नियंत्रण रखती है, यह कहलाती है। यानी कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व और नियंत्रण रखती है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी जिन लोगों ने टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के जो है पर्यायवाची हैं। ये आपका जो है हिंदी का प्रश्न है। तो कमल के पर्यायवाची कौन है, जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो यहां पर देखिएगा, कमल के पर्यायवाची आपके होते हैं सरोज, सतजल और अरविंद। तो कौन सा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहां पे बोल सकते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे कि जलज, पंकज और जो आपका वरीज, ये भी आपके जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, गणित आपका जो है ये गणित का प्रश्न है।
कह रहे हैं कि एक हॉल का फर्श जो है आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई जो है 36 मीटर है। तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कुछ नहीं करते हैं। जो आपका ऊपर में दिया है 45 मीटर और चौड़ाई दिया है आपका 36 मीटर हॉल का, तो आपको जो उसका निकालना है क्षेत्रफल। तो 45 गुणे 36, यानी कि देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 45 गुणे 36 लिख लीजिए। फिर बटे में जो आपका जो फर्श दिया है उसका भी आपको जो है क्षेत्रफल निकाल के और उसको आपको भागा देना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 6 गुणे 5। आप इसको कटा दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। तो 6 से काटिएगा तो 6 जाएगा 36, 9 5 45, 9 6 54। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। अगर हमें दो देशों की विकास की तुलना करना है तो किस मापन से हम लोग जो है तुलना कर सकते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए जो है जिन लोगों ने टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश का औसत आय होता है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है कहाँ की है, गोवा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि हड़प्पा के किस स्थल में जो है जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने टिक किया आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जो है जलाशय के प्रमाण मिले हैं। और धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे है। कई बार पूछा है कि धौलावीरा जो है किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन का कार्य है वो आपके जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह जो है विष्ट द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का जो है त्योहार के रूप में जो है बटा का घोषणा करता है। और विजय नाम का एक लड़का है जो कि मोबाइल फोन जो है खरीदता है और उसे 960 रुपए का छूट मिलता है। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, आपको बताना है कि मोबाइल फोन का जो है अंकित मूल्य क्या था। तो देखिए 30% का जो छूट दे रहा है और यहाँ पे इसको 960 का छूट मिल रहा है, मतलब कि 30% का मान जो है आपका 960 के बराबर है। और अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 960 और 30 को यहाँ पे बटे में भेज दीजिएगा, काट लीजिए इसको, 0 से 0 कटेगा। इसको काटेंगे तो आपका 32 बार में कटेगा। और 32 जब 1% का मान है तो 100% का मान आपका हो जाएगा 3200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस में मैथ आपका कोई लेवल का नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल मैथ पूछे जाते हैं। तो आप जो इस वीडियो से भी क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना नहीं बनाती है। कौन सी नदी जो है मुहाना नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में स्थित है। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है। कौन से गतिविधियां तृतीय आपका जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, तो व्यापार आपका आता है, यातायात भी आता है, संदेह वाहन भी आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पशुपालन जो आपका नहीं आता है। ठीक है, पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। तो कह रहे हैं कि पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए क्षेत्र आपके 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा में आपका आता है विद्युत उपकरण का निर्माण करना, खाद्य निर्माण करना, कपड़ा का उत्पादन करना और हस्तशिल्प और जो है आपका उद्योग करना। तीसरा में आता है परिवहन करना, संचार करना, बैंक सेवाएं और व्यापार करना, ये आपके तीसरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको तीनों को ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो का जो है फ्रेंड अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आप इसका चाहे तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कह रहे हैं कि सुंदरी वृक्ष जो है में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, सभी को जो है इसका उत्तर देना है। तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लवण पादप समूहों का एक जो है विविध समूह है।
जो ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और दैनिक जो है ज्वारीय आप्लावन जैसी परिस्थितियों की बीच जो है अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर फ्रेंड आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप जो टोटल 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है करेक्टली आपने स्कोर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।